हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। और जैसे कि आप जानते हैं डीएलएड सेकेंड ईयर की मैथ्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो आज जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन हमारा होगा गिनती समस्या संख्या पैटर्न का अध्ययन विभिन्न शोध पद्धतियों के आधार पर कीजिए। मतलब गिनती जो स्कूल में बच्चे जब पढ़ते हैं तो गिनती से लेके जब वो गिनती सीख रहे थे उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आती है उनके पैटर्न्स में, जैसे क्रमागत एक के बाद दो तीन चार, इसमें या हम दो दो के पैटर्न में हम करते दो फिर चार फिर छः, तो उस पैटर्न में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उससे लेके हम जब रिसर्च करते हैं हम किन किन पदों से होके गुजरते हैं, क्या क्या स्टेप हमारे उस रिसर्च में होते हैं, इस बारे में हमने बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हमें क्या बताना है। तो इसमें है कि शिक्षा के क्षेत्र में सभी देश में अनेकों समस्याएं आती। जब शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों से लेके अनेकों समस्या आती है, जैसे कोई बच्चे साफ नहीं बोलता है, कोई बीच में गणित के अंक छोड़ देता है ना, उसको पैटर्न को नहीं समझ पाता है, तो वो समस्याएं आती हैं। इन सभी का वैज्ञानिक अध्ययन करना तथा सफलतापूर्वक इसका समाधान कर पाना सरल कार्य नहीं। इसका समाधान करना, उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना मीन्स दैट ये जानना कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को तो क्यों आ रही है, और फिर उसका समाधान करना इतना सरल कार्य नहीं है। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक समस्या का अध्ययन तथा समाधान के लिए अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि वह अनेक सामूहिक रूप से कार्य करे, अकेले या सामूहिक रूप से कार्य करे। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे अनुसंधान करता है, जो शिक्षा में आने वाली प्रॉब्लम का रिसर्च करते हैं, उनको अकेले या सामूहिक रूप से जैसे उनको ज़रूरत लगती है उनको रिसर्च करनी चाहिए, पता करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके समाधान को निकालना चाहिए। ठीक है, सुनियोजित क्रम से अनेक चरण पार करने पड़ते हैं। जब वो ये रिसर्च कर रहे होते हैं तो एक स्टेप वाइज एक निश्चित क्रम में उन्हें बहुत सारे स्टेप को पार करना पड़ता है। ठीक है, शैक्षिक अनुसंधान अथवा अध्ययन की प्रक्रिया में समान विश्लेषण संख्या के विश्लेषण के लिए हम इसमें प्रयुक्त विभिन्न चरणों की रूपरेखा निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब जब हम शैक्षिक अनुसंधान कर रहे होते हैं या अध्ययन कर रहे होते हैं तो संख्या के विश्लेषण, जो समस्या आती है उसके विश्लेषण हमें जो पद हमें फॉलो करने पड़ते हैं वो नीचे दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या होती है प्रस्तावना। जब भी हम किसी भी रिसर्च को कर रहे होते हैं तो हमें उसकी प्रस्तावना देनी होती है। प्रस्तावना मतलब हमें उस बारे में बताना होता है कि क्या प्रॉब्लम है और हम किस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले ये प्रस्तावना हमें क्या लिखना होता है, एक समस्या का आविर्भाव। समस्या के आविर्भाव का मतलब समस्या उत्पन्न करना है, जो उत्पन्न समस्या उसको पहचाने या उसके बारे में बताना। ठीक है, दूसरे समस्या का प्रतिपादन, जो समस्या है उसका प्रतिपादन करना, फिक्स करना, हाँ ये समस्या है और इसके बारे में हम सॉल्यूशन निकालें। आविर्भाव और प्रतिपादन में डिफरेंस ये है, समस्या को जानना है ना कि क्या समस्या, देखना ऑब्जर्व करना बच्चों को, या कभी हाँ इसको उत्पन्न करना। हाँ, बहुत सारे बच्चों में नहीं, दो चार बच्चों में है तो वहाँ क्या हम जबरदस्ती देखते हैं अरे ये भी एक समस्या है। ठीक है, प्रतिपादन मतलब फिक्स कर लेना, हाँ ये एक समस्या है। कई बार वो समस्या नहीं होती, प्रैक्टिस की कमी हो जाती है तो हम बच्चों को प्रैक्टिस करा लेते हैं। लेकिन हाँ बहुत सारे बच्चों में अगर प्रॉब्लम आ रही तो वो एक समस्या बन जाती है, तो उससे बोलते हैं समस्या का प्रतिपादन करना। उसके बाद समस्या की तकनीकी शब्दों को परिभाषित करना। अगर उसमें कुछ टेक्निक शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं जो केवल शिक्षा विशेषज्ञ समझ सकते हैं, तो उनको परिभाषित करना एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें जनसाधारण लोग भी उसको समझ सके। उसके बाद उसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या होंगे, जो हमारी समस्या है उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या उस उद्देश्य या क्या लक्ष्य हमारे होने चाहिए। हम उसके समस्या का रिसर्च करने के लिए हमें कोई क्षेत्र होने चाहिए, कोई जगह होनी चाहिए जहाँ हमें रिसर्च करेंगे, यानी कोई बच्चे होने चाहिए। तो एक पर्टिकुलर हम क्षेत्र उसमें ले लेते हैं जिसमें कहते हैं क्षेत्र का परिसोमन और न्यायदर्श चयन, यानी कि उस क्षेत्र में से माना हमने पूरा हरियाणा लिया है तो पूरा हरियाणा का डाटा कलेक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, तो हम हरियाणा में जितने स्कूल है उसमें से कुछ सैंपल ले लेंगे। 4 बच्चे हमने एक स्कूल से ले लिए, 4 दूसरे से ले ले और सबका हम फिर स्टडी करेंगे, तो उसे बोलते हैं सैंपल करना या न्यायदर्शन चयन करना है, सैंपल का सिलेक्शन करना। हम कुछ बच्चों को चुन लेते हैं सारे क्षेत्र में से और उसके हिसाब से
जब हमें प्रॉब्लम मिल गई है तो अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा उसका क्या करना, चयन करना। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचना कि हाँ बच्चे गिनती क्रम से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये हमारा क्या है प्रॉब्लम है। हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि उसकी प्रैक्टिस कमी है, वो उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है तो वो हमारा उत्तर हो गया। तो उसके बेस पे क्या करना है, हमें अपनी हाइपोथेसिस को फिक्स करना, अपनी परिकल्पना को बनाना। ठीक है, ये हमारा हो जाता है पहले। सबसे पहले क्या करा हमने, प्रस्तावना तैयार करी। और प्रस्तावना तैयार करने में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती। एक उसका जो समस्या है उसको देखना, समस्या को ढूंढना, उसको फिक्स करना कि हाँ ये समस्या है। अगर कोई टेक्निक वर्ड है तो उनको परिभाषित करना, फिर उससे उसके जो लक्ष्य या उद्देश्य हैं, जो उसके एम या ऑब्जेक्ट हैं, उनको डिसाइड करना। फिर कोई क्षेत्र ढूंढना जहाँ हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, एक उसका सैम्पलिंग लेना और फिर अपनी हाइपोथेसिस बनाना। ये हो जाती है आपकी प्रस्तावना। उसके बाद आ जाता है आपका संबंधित साहित्य। संबंधित साहित्य के मतलब है कि जो हमारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या किताबें उठाई हैं, हमने कहाँ कहाँ से उसके बारे में पढ़ा है। हम रिसर्च के लिए कोई क्षेत्र लेंगे, कुछ बच्चों को लेंगे, पर हम रिसर्च करेंगे क्या, कैसे, है ना। तो उसके बेस में कुछ पहले कभी रिसर्च हुई होंगी, कुछ डाटा होगा, तो हम उस डाटा को लेंगे, उसको पढ़ेंगे किस तरह से रिसर्च की जाती है, बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या सॉल्यूशन उसका निकल सकता है। तो जो हमारी प्रॉब्लम है उससे संबंधित डाटा हम क्या करते हैं, संबंधित चीज़ों को हम पढ़ते हैं, संबंधित सॉल्यूशन को हम पढ़ते हैं, तो उसे कहते हैं संबंधित साहित्य, जिसको हम ग्रंथ सूची तैयार करना। जहाँ से भी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं वहाँ से लेना। माना हमने गूगल से पढ़ा तो हम लिखेंगे गूगल से लिखा, हमने कोई बुक पढ़ी है तो हम लिखेंगे फलाना पब्लिकेशन की बुक से हमने ये चीज़ें ली हैं। ठीक है, और समस्या से संबंधित चुने हुए अनुसंधान प्रबंधों का आलोचनात्मक सार करना। जो भी हमने समस्या से संबंधित अनुसंधान प्रबंध, जो रिसर्च के जो प्रबंधनों को चुना है, उसके गुण धर्मों को लिखना, उस गुण दोषों के बारे में हमें लिखना। ठीक है, जब ये दो चीज़ें होगी, मतलब हमने प्रस्तावना तैयार करी और समस्या ढूंढ ली, समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ ग्रंथ पढ़ लिए, कुछ हमने साहित्य पढ़ लिया, अब हम क्रियाविधि करेंगे। मीन्स दैट अब हम प्रोसेस में आएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो हमारी आ जाती है क्रियाविधि। क्रियाविधि के प्रथम चरण है, क्रियाविधि को भी हम कई चरणों में करते हैं, जिसमें हमारा प्रथम चरण आता है विधि तंत्र या मैथोडोलॉजी। हम कैसे कैसे आगे अपने स्टेप बढ़ाएंगे, क्या क्या करेंगे। सबसे पहले उसमें हम करते हैं न्याय दर्शन का चयन, जो तर्क संगत होना चाहिए। हम एक सैंपल चुनते हैं जिन पे हम अपनी रिसर्च करेंगे। ठीक है, जैसे हरियाणा में करना होता है, हरियाणा के अलग अलग स्कूल से हम कुछ बच्चे को चुन लेंगे और उन पे हम ऑब्जर्व करेंगे, उनके ऊपर हम अपनी रिसर्च करेंगे। और उस रिसर्च के लिए हमें कुछ टूल चाहिए, कुछ उपकरण चाहिए, तो उन उपकरण का चयन करेंगे जो कि तर्क संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी चुन रहे हैं ना। जैसे एक उपकरण क्या हो जाएगा, सबसे मेन उपकरण भाषा, हम भाषा के माध्यम से उनको गिनती सिखाएंगे और हम बाकी टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, तो ये हम चुन लेंगे। दूसरे पद में हम करेंगे कि जब हमने सिलेक्शन कर लिया, सैम्पलिंग ले ली, टूल्स इकट्ठे कर लिए, तो अब हम डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, डाटा लेंगे बच्चों से संबंधित कि बच्चे पुराना डाटा हो सकता है कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों आती हैं, तो जो भी होगा उससे संबंधित। अभी हम गिनती का ले, हम कुछ दूसरी भाषा का ले सकते हैं, तो उसके बेस पे हम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम डाटा का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, हम डाटा को चुनेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। उसके एक कुछ अतिरिक्त डाटा भी हो सकता है जो हम किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन करें। किसी व्यक्ति विशेष पे जब केस स्टडी की गई होगी तो उसके केस स्टडी में जब हम एक व्यक्ति को लेके पूरी स्टडी करते हैं कि उसका जड़ से लेके उसके अंत तक की स्टडी उसमें करते हैं, तो उसे बोलते हैं केस स्टडी। ठीक है, तो उसके बेस पे भी हम क्या करते हैं, डाटा का कलेक्शन करते हैं। डाटा कलेक्ट हो गया तो अब उस डाटा का हम क्या डायरेक्ट तो अपने उसमें सभी डाटा तो हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा, उसमें से कुछ क्या हमारे रिसर्च के काम आ सकता है, तो हम उसको देखेंगे कि हमारे क्या रिसर्च में काम आ सकता है। मतलब हम उस डाटा का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, डाटा का प्रक्रम करेंगे, उस डाटा को एक सीक्वेंस वाइज लगाएंगे और उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे हमारे मतलब का कौन सा डाटा, जिसके लिए हम सांख्यिकी परिविधि का यूज़ करते हैं, उसका उल्लेख करते हैं और उसकी प्रयोक्ता के समर्थन का तर्क, जो उससे उसके प्रयोग करने का समर्थन करते हैं, उसके बारे में हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा पद आता है
कि जो भी हमने रिसर्च करा उसके परिणाम क्या निकला और उस परिणाम के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमें क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई और उसका क्या निष्कर्ष निकला इसके बारे में लिखते हैं, और जो हमने रिसर्च किया उसके बारे में सुझाव देते हैं कि हम बच्चों को इस तरह से गिनती पढ़ाना चाहिए जिससे कि उनकी इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। तो इस तरह के हम सुझाव देते हैं। तो अगला पद आ जाता है हमारा 5वां पद, वो जो हमने सुझाव दिए हैं उनका प्रयोग द्वारा समर्थन अनुवर्ती अध्ययन करें। जो सुझाव दिए हैं उसका प्रयोग करके हमें आगे स्टडी करना, ठीक है, स्कूलों में स्टडी करना या करवाना। जैसे हमने कहा है कि बच्चों को क्या है, गिनती सिखाने के लिए किसी रियल ऑब्जेक्ट से क्या करो, उन्हें जोड़ के बताओ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हमारा सुझाव था। अब क्या होगा कि हम जब भी बच्चे को गिनती करेंगे, हम रियल ऑब्जेक्ट, जैसे हमने एक पढ़ाना है बच्चों को, एक सिखाना है, तो हम एक एप्पल या एक मैंगो, जो भी हमारे पास, एक बॉल, कुछ भी लेके हम उसको रिलेट कराएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, हम अपनी क्रियाविधि को करते हैं, ठीक है। क्रियाविधि कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्रियाविधि के बाद जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास संदर्भिका, जिसे हम बिब्लोग्राफी या संदर्भिका का मतलब होता है कि जो हमने रिसर्च करी है, हमने रिसर्च कर ली। क्रियाविधि करने का मतलब हमने रिसर्च कर ली है, तो उसके बारे में लिखना, हमने रिसर्च कहाँ की है, किस पे की है, उसका सोर्स हमने कहाँ से लिया, अगर कोई बुक ली है, जो भी सोर्स हमने लिखे हैं, तो उस सब के बारे में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो उसको कहते हैं संदर्भिका या बिब्लोग्राफी, ठीक है। इसमें आ जाता है उपयुक्त रूपरेखा के आधार पर गिनती संबंधी समस्या तथा संख्या पैटर्न का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो भी रूपरेखा है उसमें गिनती की समस्या और उसके पैटर्न का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में हम इसमें लिखते हैं। तो पहला हो जाता है हमारे प्रस्तुत अध्ययन। जो भी हमने अध्ययन किया है प्री स्कूल के बच्चों में गिनती पैटर्न के आधार पर करेंगे। हम रिसर्च करेंगे तो हम किस पे करेंगे, बच्चों पे करेंगे, और किन बच्चों पे करेंगे, जो अभी गिनती सीख रहे हैं, यानी प्री प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उन पे करेंगे। तो यही बात हमने यहाँ लिख दी कि हमने कहाँ अपना स्टडी की है, ठीक है। दूसरे, बच्चे जिस अवधारणा को सबसे प्रारंभ में सीखते हैं, सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उनमें से एक कॉन्सेप्ट क्या है, आपका गिनती है। जैसे सबसे पहले क्या कहते हैं, आपके ओ आ सीखेंगे, ABCD सीखेंगे, गिनती सीखेंगे, तो मतलब उनमें से एक कॉन्सेप्ट क्या है, गिनती का, ठीक है। अधिकांश बच्चे पूर्व प्राइमरी कक्षाओं में गिनती सीख लेते हो। गिनती कहाँ सीख लेते हैं, पूर्व प्राइमरी कक्षाओं में सीख लेते हैं। पूर्व प्राइमरी कक्षा में बच्चों में गणितीय अवधारणा या गणित की कॉन्सेप्ट का विकास करने का महत्वपूर्ण जो टूल होता है, उपकरण होता है, वो है भाषा। हम कैसे बच्चे को सबसे पहले सिखाते हैं, हम भाषा के द्वारा। जैसे हम बोलते हैं 1 2 1 2, तो ये क्या है, भाषा। इस भाषा के थ्रू हम सिखाते हैं। उसे पता नहीं है, हो सकता है उसे ये ना पता हो कि हम एक को इस तरह से लिखते हैं। हमारे पास एक, जब कोई एक ऐसी वस्तु है तब एक है, लेकिन हम भाषा के द्वारा उसे बोलना सिखा देते हैं। इसीलिए ये होता है, अर्थात भाषा के द्वारा वे गिनती को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो हमारे पास जो टूल हमने यूज़ करा, पहले हमने कहाँ रिसर्च करा, उसके बाद बच्चे कब हमने रिसर्च करा, जब प्री प्राइमरी कक्षा में थे, और उसके लिए क्या टूल यूज़ करा, हमने भाषा को टूल यूज़ किया। तो ये हमने उसमें बता दें कि हमने क्या किया। उसके बाद क्या आता है, गिनती के सिद्धांत। जो गिनती के सिद्धांत और संख्या के प्रारंभिक अवधारणा, संख्या के जो प्रारंभिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसके समान नहीं है, तो उसके समान फिक्स होते हैं। मतलब जो गिनती के कॉन्सेप्ट हैं वो फिक्स हैं, वो चेंज नहीं किए जा सकते, ठीक है। संख्या अथवा गिनती को शब्दों में लिखना और संख्या प्रतीक द्वारा व्यक्त करना एक दूसरे से भिन्न है। जैसे हम बोलते हैं संख्या को शब्दों में लिखो, तो हमने जैसे 6 है तो 6 इस तरह से लिख लिया, अंकों में लिखना है इस तरह से लिख, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। जैसे 6 को शब्दों में और 6 को अंकों में लिखना बोला जाता है। पूर्व प्राइमरी कक्षा में छात्र संख्या की अवधारणा को भाषा के माध्यम से सीखते हैं। वो केवल भाषा के द्वारा समझते हैं कि ये 6 है, वो इस तरह या इस तरह उसके प्रतीक से कोई लेना देना, वो भाषा के माध्यम से समझते हैं कि हाँ ये 6 है, और फिर जाकर उनका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। यही कारण है कि छोटे बच्चों को पहले गिनती बोलना सिखाया जाता है, उसके बाद लिखना सिखाया जाता है। ये हो गया। तो ये हो गई हमारी बिब्लोग्राफी। उसके बाद के हमारे उद्देश्य क्या होना, जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं, जब हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उस समय हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। तो गिनती समस्या तथा संख्या पैटर्न का अध्ययन करते समय निम्न उद्देश्य होना। जब हम गिनती की समस्या या संख्या का पैटर्न अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। पहला, प्राथमिक विद्यालय में संख्याओं को गिनती में प्रयोग
किए जाने वाले पैटर्न का निरीक्षण करना। सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय में जाना, देखना कि बच्चे को जब गिनती पढ़ाई जा रही है तो उसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, उसका निरीक्षण करना, मतलब उसको देखना या ऑब्जर्व करना कि कौन सा पैटर्न यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, उसे क्रम से पढ़ाया जा रहा है, उसके जैसे क्रम से सीखे 2-2 के गैप में पढ़ाया जा रहा है, 2-4, तो यहाँ क्या है 2-2 का पैटर्न है, तो इस तरह से हम पैटर्न को उसमें देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद न्याय दर्शन में से जो उसने सैम्पलिंग ली है, जो बच्चे की सैम्पलिंग ली है, अलग अलग स्कूल में से बच्चे उठाए हैं जिस पर रिसर्च किए, उनमें से लड़के और लड़कियों द्वारा गिनती पैटर्न में किए जाने वाले अंतर को पहचानें। जो उसने सैम्पलिंग ली है, ठीक है, उसमें कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी, तो ये देखना कि लड़के और लड़कियां जो गिनती के पैटर्न है उसमें कुछ अंतर कर रहे हैं। जैसे लड़कियां सीरीज से पढ़ रही हैं, हो सकता है लड़के बीच बीच में जो अंक है उसको ज़्यादा छोड़ रहे हैं, या लड़कियां ज़्यादा छोड़ रही, क्या उनमें डिफरेंस है या नहीं है, तो इस बात को देखना है। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें जेंडर पे भी डिपेंड करती हैं। जनरली जो हमारे शिक्षाविद हैं वो कहते हैं कि गणित की जो अवधारणाएँ होती हैं वो लड़के ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, लड़कों की गणित ज़्यादा अच्छी होती है, ये उनका कहना है। ठीक है, दूसरा, जहाँ थ्योरेटिकल चीज़ें जिन्हें मेमोराइज करना, जिनको याद रखना होता है, वो लड़कियां ज़्यादा करती हैं। मतलब लड़कियों की मेमोरी पावर या मेमोराइजेशन करने की जो पावर है वो अधिक है, लड़कों की कॉन्सेप्चुअल पावर अधिक होती है। तो ये क्या है, इसीलिए कहा गया कि लड़के और लड़कियों की जो पैटर्न है अलग अलग देखना है। ठीक है, तो ये लिंग पे भी कई बार क्या हो जाती है, डिपेंड कर जाती है। नेक्स्ट वो है गिनती के पैटर्न में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियों को पहचानना। जब गिनती के जो पैटर्न वो कर रहे हैं कि बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं उस पैटर्न में, जैसे कि बच्चे माना कि 6 तक क्या है, पूरा क्रम वाइज बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन 6 के बाद कभी कभी उससे 8 या कभी 9 या कभी 10 बोल दे रहे हैं, तो वो क्या गलती, बीच में शब्द छोड़ रहे हैं, 6 के बाद 5 बोल रहे हैं, रिपीट बैक आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को हमें पहचानना कि क्या वो गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे उद्देश्य। ये हमारे उद्देश्य होने चाहिए जब रिसर्च करेंगे बच्चों को देखना। उसके बाद हम जब रिसर्च करेंगे तो हमारे शोध प्रश्न क्या होते हैं, रिसर्च के क्वेश्चन क्या होने चाहिए, किस बेस पे हम रिसर्च करेंगे। तो शोध निम्न प्रश्नों के आधार पर किया जा सकता है। जैसे प्राथमिक विद्यालय में संख्या की गिनती में क्या पैटर्न प्रयोग किया जा रहा है, रिसर्च कि जब उनको गिनती सिखाई जा रही है तो वहाँ पे क्या पैटर्न यूज किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा, क्या संख्या की गिनती पैटर्न के संबंध में लड़के और लड़कियों में कुछ अंतर है, ये क्वेश्चन कुछ अंतर है कि नहीं, ये देखना जो हमारा उद्देश्य है उसी हिसाब से हमारे क्वेश्चन होंगे। दूसरा, प्राथमिक विद्यालय में गिनती के पैटर्न में बच्चों द्वारा किए जाने वाली गलतियाँ, क्या क्या गलतियाँ वो कर रही है, क्या क्या गलतियाँ वो कर रहे हैं, तो ये हम अपने क्वेश्चन रख सकते हैं जब हम रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा है जनसंख्या। जनसंख्या का मतलब ये है कि हम किस पे अपना रिसर्च करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा जनसंख्या का मतलब। जनसंख्या से तात्पर्य अनुसंधान क्षेत्र की सभी इकाइयों के समुदाय से है। जनसंख्या अनुसंधान क्षेत्र मतलब हम हरियाणा में या हम यमुनानगर में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ की जितनी प्राइमरी स्कूल हैं वो उसमें जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सब क्या होंगे, हमारे संख्या हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ समान विशेषताएँ, जिनमें कुछ समान विशेषताएँ होते हैं। जैसे हम झज्जर जिले के प्राथमिक विद्यालयों के अध्ययन कर रहे हैं, जैसे मैं समझा देती हूँ। जैसे कि माना हम इसमें झज्जर जिला ले रखा है, माना हम यमुनानगर की बात कर लेते हैं, यमुनानगर के हम प्राथमिक विद्यालयों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो छात्र छात्राएं वहाँ जितनी छात्र छात्राएं उनका हम अध्ययन करेंगे, हम देखेंगे कि उनके गिनती पैटर्न में क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब क्या है, झज्जर जिले की सभी विद्यालय में अध्ययन, सभी छात्रों का अध्ययन के लिए जनसंख्या मतलब सभी छात्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारे लिए क्या करते हैं, जनसंख्या का कार्य करते हैं। दूसरी बात यह है, क्या एक रिसर्चर के पास इतना टाइम, इतना समय या धन है कि वो प्रत्येक का अध्ययन कर सके, तो नहीं होता है इतना। ठीक है, तो जो हमारे और दूसरी बात है जिस पे हम अध्ययन करते हैं उसे हम पैरोमीटर कहते हैं। ठीक है, किंतु हमारा जो शोधकर्ता होता है उसके पास इतना समय या साधन का अभाव नहीं होता, इतना समय नहीं होता है और इतने साधन नहीं है कि प्रत्येक विद्यालय में जा सके या प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके उन पर रिसर्च कर सके, तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए क्या करता है, वो प्रत्येक विद्यालय में से कुछ कुछ बच्चों को ले लेता है और उन सब पे क्या करता है, अपनी स्टडी करता है। ठीक है, तो वह संपूर्ण जनसंख्या के पर डाटा एकत्रित नहीं कर सकता, तो इसके लिए करता है वह जनसंख्या कुछ ऐसे अंश को चुन लेता है जिसमें
संपूर्ण जनसंख्या की विशेषता नहीं, मतलब कुछ 4 बच्चे एक स्कूल से, 4 दूसरे, 4 तीसरे, तो संपूर्ण मतलब यमुनानगर से उसने क्या करे, कुछ कुछ बच्चे चुन ले, तो उसमें संपूर्ण यमुनानगर की विशेषताएं आ जाएंगी, है ना। वह फिर इन चुने हुए जो प्रदत्त हैं, जो चुने हुए सैम्पलिंग है, उनसे क्या करता है, डाटा का कलेक्शन करता है। ठीक है, संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन हेतु किए गए अंश को, जो हमने वहाँ से लिया गया अंश है, उसे क्या है, सैम्पलिंग या न्याय दर्शन कहते हैं। तथा न्याय दर्शन के लिए किए गए प्रदत्त जो डाटा का विश्लेषण करने हेतु हम क्या करते हैं, सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। मतलब हमें जनसंख्या चाहिए अपने रिसर्च के लिए, हम पूरी जनसंख्या का नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास समय और साधन की कमी होती है, इसलिए हम कुछ सैम्पलिंग ले लेते हैं, उस सैम्पलिंग पर हम रिसर्च करते हैं, वहाँ से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, और डाटा कलेक्ट करने के बाद उसका विश्लेषण करने के लिए हम स्टैटिक या सांख्यिकी का पॉइंट आ जाता है। अगला आ जाता है हमारे न्याय दर्शन, जो हमारा सैम्पलिंग है कि हमने अपनी सैम्पलिंग कहाँ से ली है। ठीक है, जैसे कि हम कहाँ से ले सकते हैं, जिले के गैर सरकारी विद्यालय से। गैर सरकारी का मतलब है ऐसे विद्यालय जो कि सरकार से सहायता प्राप्त करते हैं लेकिन कोई प्राइवेट संस्था उसे चला रही। ठीक है, दूसरे प्राइवेट विद्यालय से, और तीसरा क्या है, सरकारी विद्यालय से। हम इन तीनों सैम्पलिंग को ले सकते हैं और इन तीनों सैम्पलिंग को अलग अलग तरीके से हम रिसर्च कर सकते हैं कि प्राइमरी विद्यालय के बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्राइवेट वाले में क्या आ रहे हो, तीसरे वाले में क्या आ रहे, या हम तीनों को एक साथ रिसर्च कर सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग हम उसका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा डाटा कलेक्ट करना, आंकड़ों का संग्रह, जो डाटा है हमारा उसको कलेक्ट करना। ठीक, इसमें है कि इस प्रकार 18 प्राथमिक विद्यालयों के लड़के और लड़कियां, 18 जितने भी वहाँ होंगे हम उतने का ले लेंगे। 18 प्राप्त विद्यालयों के लड़के लड़कियों से प्राप्त आंकड़ों का संग्रह करते हैं, जो भी हमारे आंकड़े मिलते हैं उसे इकट्ठा करते हैं, सांख्यिकी विधि से आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने के लिए यह कार्य प्रशिक्षित व्यक्ति या टीम द्वारा किया जाता है, द्वारा प्रस्तुत प्रतिशत और सूची की सहायता से सांख्यिकी विश्लेषण करते हैं। सांख्यिकी या डाटा का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। जब डाटा का विश्लेषण कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, डाटा के विश्लेषण कर लेते हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, जो परिणाम निकलते हैं उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों में गिनती और संख्या पैटर्न का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, ये सबसे पहले ये बताते हैं कि किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, इससे परिणाम को प्राप्त होता है, इससे क्या परिणाम प्राप्त होता है, हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में, जैसे कि हमने निष्कर्ष निकाला, हमने देखा कि बच्चे किस तरह से काम करते हैं, हमने ये निष्कर्ष निकाला कि पूर्व प्राथमिक बच्चों में 6 तक सही गिनती गिनते हैं। 6 तक तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 सही गिनते हैं, लेकिन उसके बाद वे गिनती का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, उसको बदल देते हैं। 6 के बाद वो सीधे 8 ही, कभी 6 के बाद वो 8 या 9 पढ़ लेते हैं, या 6 के बाद वो वापस 5 या 4 में आ जाते हैं। तो इस तरह की वो गलतियाँ करते हैं। इस प्रकार उनमें कुछ बच्चे संख्या को वस्तुओं से नहीं जोड़ पाते हैं। दूसरा हमने निष्कर्ष निकाला कि कुछ बच्चे हैं संख्या तो गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 तो गिन रहे हैं, लेकिन उसे वस्तु से नहीं जोड़ पा रहे कि कोई 6 वस्तुएं रखी हैं तो वो उनको गिन नहीं पा रहे कि हाँ ये 6 वस्तुएं, तो वो किसी वस्तु से उसको जोड़ नहीं पा रहे। तो इस तरह से क्या होता है, जो संख्याएँ होती हैं, जो संख्या होती है, उससे संबंधित जब हम कोई शोध करते हैं तो हमें इस तरह के स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ मैं क्या करती हूँ, अपने लेक्चर को बंद करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।